हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अपने को पढ़ना क्या है, देखो ये 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा कैलोरीमेट्रिक, चौथा है थर्मल एक्सपेंशन, पांचवा हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं अपने ऑर्डर फॉलो करना है, अपन फॉलो इस तरह से करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पर अपन चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कुछ इसके कॉन्सेप्ट यूज जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नॉर्मल, वो अपन डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के ड्यूरेशन में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देना अच्छे से। हम लोग पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो को अगर ब्रेक करें यहां से तो 2 वर्ड बनता है, थर्मो एंड प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है आपका हीट, थर्मो का मतलब क्या हुआ हीट, या आर बोल सकते हो आप वर्क। ठीक है, और डायनेमिक मतलब क्या, मोशन। सुटेबल वर्ड रहेगा यहाँ पे ट्रांसफर, ट्रांसफर भी होने के लिए क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली करने वाले क्या कि हीट एंड वर्क का हम लोग ट्रांसफर देखने वाले, इंटरेक्शन देखने वाले। अब वो सवाल उठता है कि इंटरेक्शन कहाँ पे और कैसे होगा। तो हीट एंड वर्क जो है आपका सिस्टम के अंदर होगा, और ये जो ट्रांसफर होगा तो ये आपका सिस्टम है। अगर इसे मैं सिस्टम मानता हूँ, मेरा सराउंडिंग है, तो हीट एंड वर्क का सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जो ट्रांसफर है, जो उसको मतलब स्टडी करेंगे जिस सब्जेक्ट के अंदर, हम लोग उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली सब कुछ जो भी कुछ यहाँ पे बात होने वाला है वो सब कुछ बात होगी हीट एंड वर्क की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हीट एंड वर्क की बात होगी तो हमें हीट एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिकल वर्क में और जो है और भी जो तुम्हारे वर्क है, डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, उनमें क्या फर्क है। तो बहुत डिटेलिंग स्टडी करेंगे वर्क के बारे में और हीट के बारे में। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया रहा आपका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, हाँ, तो बच्चों सबसे पहले बात हम लोग करेंगे सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। हम लोग बात न करने वाले सिस्टम, अक्सर हम लोग बोलेंगे सिस्टम इसके अंदर, लेकिन बेसिकली वो होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखते हैं कि बच्चों में 3 टर्म सीखना है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। ठीक ना, ये आपका सब कुछ बेसिक टर्म चलने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बराबर यूज होते रहेंगे तो ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं सिस्टम होता क्या है। सिस्टम होता क्या है, बहुत ही सिंपल बताऊं तो सिस्टम इज अ मैटर और स्पेस। मैटर कहने मतलब आपका मास एंड वॉल्यूम हो गया, बेटर होगा हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम इज अ मैटर ऑन विच एनालिसिस इज डन। मतलब ऐसा मैटर आप जिस पे स्टडी करते हो, जिस पे एनालिसिस करते हो, वो आपका सिस्टम की तरह एज्यूम करेंगे। उसके बाहर की चीज़ों को सराउंडिंग बोलेंगे, और सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। हमने क्या सीखा, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री, जो उनको फर्क करेगा, वो तुम्हारा क्या बनेगा, बाउंड्री बनेगा। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं सिस्टम को थोड़ा सा बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूं, अभी तुमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा क्या, अगर मैं मैकेनिक्स में तुम बात करूं, मैं बोलूं कि 2 मास है, एक इसका मास m है, इसका मास 2m है, और मैंने फोर्स F लगा दिया, और ये जो ये मैंने फोर्स F लगा दिया, और ये आपका स्मूथ है, और जो फोर्स है कांस्टेंट इन नेचर में। तो मैं बोलूं ये कि ये जो है इस मास m का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस मास m का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तुम लोग बोलते थे कि सर ये तो स्मूथ ही है
और कांस्टेंट फोर्स है, तो ये सबके एक्सेलरेशन जो भी m का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा 2m का एक्सेलरेशन होगा। तो क्यों ना जो है हम इसको पूरा सिस्टम मान लें, हम लोग क्या मान लें, इसको पूरा सिस्टम मान लें, और इस सिस्टम को हम लोग मान लें कि पूरा ये सिस्टम a से जा रहा है। तो अगर a से जा रहा है तो F इक्वल्स टू m इंटू a लगाएं फॉर्मूला, तो F होगा और m की जब पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 3m हो गया, और इंटू में a, तो a का वैल्यू क्या हो गया F/3m। यही ना, आप क्या कर रहे हो, वही तो मैंने बताया, जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो, ये आपका m/2 क्या मैटर ही है ना, मास एंड वॉल्यूम रखा है ना। तो आप जिस पे स्टडी कर रहे हो, जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने क्या किया, पूरे 3m पूरे को स्टडी करना चाहो तो आपने क्या बोला कि इसको सिस्टम मान लिया। तो आप कर क्या रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप जिस पे एनालिसिस करते हो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सिस्टम मानते हैं। क्लियर है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, सिस्टम मानते हैं। अब कोई बोलेगा सर क्या जरूरी है कि पूरा सिस्टम होगा, क्या हम लोग ऐसा कोई फिक्स जगह सिस्टम में, नहीं, कोई फिक्स नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करेगा। अगर उसने एज्यूम पूरे पर एनालिसिस करना चाहा तो ये पूरा सिस्टम मान लिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरे का एनालिसिस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ये m बच्चों ये 2m है, और वही कहानी फिर से वही क्वेश्चन आपका F4 से जा रहा है, हमें मास ऑफ एक्सेलरेशन बताना है इस मास m का। इसमें क्या पूरे को मैंने सिस्टम माना, मैं पूरे को सिस्टम नहीं मानूंगा, मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग स्टडी करूं। पहले मैं इस पे स्टडी करना चाह रहा हूं, तो अभी के लिए मेरा सिस्टम बनेगा ये मास m, ठीक है। मास m बन गया, कैसे निकालेंगे, तो अगर मास m है तो ये नॉर्मल लगाएगा इधर, बोलो, और कोई फोर्स लगेगा नहीं, और ये पूरा एक्सेलरेशन a से जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाए फॉर्मूला, तो माइनस n इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या होगा माइनस m इंटू a हो गया। अगर दूसरी बार एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो बस 2m को केवल सिस्टम मानेंगे, तो यहाँ पे चलो 2m को निकालो, लिखो 2m को तुमने क्या किया, सिस्टम मान लिया। उस पर देखो क्या कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है आपका, और एक नॉर्मल लग रहा है यहाँ से। फिर वही कहानी, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, तो क्या होगा तुम्हारा F प्लस n इक्वल्स टू क्या 2m इंटू a। अब इस n की वैल्यू माइनस m इंटू a डालोगे तो यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल्स टू क्या हो गया F/3m। ये सारी चीज पढ़ रखा है तुमने। मैं तुम्हें सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम मैनेज, यहाँ इस केस में मेरे को दोनों केस में क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था मास m का। मेरे को पता है कि स्मूथ तो सारे एक साथ जाएंगे, तो पूरे को मैंने स्मूथ पूरे को सिस्टम मान लिया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया। और सिस्टम मान के मैंने क्या किया, उस पर एबिलिटी ड्रॉ किया, और मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अब वही हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस मास m को पकड़े, सेपरेट करें, उसे सिस्टम माने, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फिर वहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे F इक्वल्स टू m इंटू a। फिर 2m को पकड़े और यहाँ पे जितने फोर्स लगा के न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, सेशन आ गया। आपने क्या सीखा, इसमें सीखा ये कि सिस्टम को एक मैटर जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो, और वो सिस्टम डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन पे, वो कैसा एनालिसिस करना चाह रहा है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है बेसिकली हमारा, तो ये तो बात होगी, तुमको मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं बता दिया, ठीक है, क्योंकि तुम ये चीजें करके आए हो। लेकिन अब ये सिस्टम की बात नहीं करें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग किसको एज्यूम करेंगे, जनरली गैस को। किसको बात करेंगे, सारी चीजें गैस पे होगी, ठीक है, सारी चीजें क्या होगी, गैस है। गैस में तो मैटर है ना भाई, मैटर का कौन सा स्टेट है, थर्ड स्टेट है। तो थर्ड अगर सिस्टम को डिफाइन करें हम लोग, तो सिस्टम इज मैटर on which analysis is done। क्या कहता है, एनालिसिस इज डन, जिस पे आप एनालिसिस करते हो वो आपका क्या बनता है, सिस्टम बनता है, ठीक है ना। वो क्या बन जाता है, आपका सिस्टम बन जाता है। अब ये सिस्टम आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। सिस्टम आउटसाइड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं हम लोग उससे क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे बच्चों मैं बोलूं कि ये आपका क्या, आपका ये मैंने सिस्टम मान लिया, ये आपके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है, और मैंने गैस की स्टडी करना है, तो इस पूरे गैस को मैंने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया। ये क्या मैंने मान लिया, तो ये आपका क्या बन गया, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, आउटसाइड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका सराउंडिंग कहलाएगा। बच्चों समझ में आ रही बात, तो सिस्टम के बाहर वाली जो चीज है वो क्या हो गई, आपकी सराउंडिंग हो गई। ये क्या हो गई, आपकी सराउंडिंग हो गई। दो टर्म ने सीख लिया, सिस्टम सीख लिया, सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग
इज separated by बाउंड्री। एक और टर्म सीख लिया बच्चों, बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है वो सेपरेट होता है किससे? बाउंड्री से सेपरेट होता है। तो ये आपका सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग है, तो ये जो आपकी लाइन है ये क्या आपकी मेरी बाउंड्री है। क्या है? ये बाउंड्री है। अब देखो बच्चों, ये बाउंड्री जो है आपकी, ये जो बाउंड्री बच्चों वो आपकी रियल भी हो सकती है और आप इमेजिनरी भी कर सकते हैं। आपकी रियल भी हो सकती है और आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। ये आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री। तो हमने क्या क्या सीख लिया? सिस्टम इज द मेटा ऑन व्हिच एनालिसिस इज डन। आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग या कॉल्ड सराउंडिंग। और जो सिस्टम है सराउंडिंग जिससे सेपरेट होता है उसे बाउंड्री बोलते हैं। और इन सबको मिला के सिस्टम प्लस सराउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। तो यूनिवर्स क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स आपका क्या होता है? जो यूनिवर्स होता है आपका सिस्टम प्लस में सराउंडिंग। सिस्टम प्लस में क्या होगा? सराउंडिंग होगा। जो यूनिवर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। तो हमने क्या क्या सीखा देख लो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ मैटर ऑन व्हिच एनालिसिस डन। आप जिस पे स्टडी करते हो, जिस पे एनालिसिस करना चाहते हो, वो आपका होगा सिस्टम। सिस्टम के बाहर की सारी चीजें क्या हो जाएगी? वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? आपकी सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक ना। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो फर्क डिफरेंस मतलब इंटरफेस जो होगा उसका, वो आपका बाउंड्री कहलाएगा। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। और चौथा सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई स्टडी इस पर एनालिसिस करना चाहे, ठीक है ना, मतलब कि हाँ इस पूरे क्लास को एक टीचर स्टडी करना, बस उसका पूरा सिस्टम एनालिसिस वाला पार्ट जो है पूरा जो केयर करेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहा है जो भी कुछ है वो सिस्टम के इसी के अंदर करेगा। तो इसे सिस्टम मान लिया टीचर ने, ठीक है ना। तो है ना, इस पर पूरे सब पे केयर कर सकता है, सब पे ध्यान सकता है, वो सिस्टम हो गया। रूम के बाहर की चीज़ें सारी क्या होगी? सराउंडिंग हो गई। और इन दोनों को मिला के आपका क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, जैसे दरवाजा हो गया, आपका वॉल हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा? बाउंड्री हो जाएगी। तो हमने ये चारों टर्म सीख लिए, सीख लिए, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बच्चे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम बच्चों आपको होता है, एक आपका क्लोज सिस्टम होता है, दूसरा जो होता है बच्चों ओपन सिस्टम होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा हाँ, जो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता सकता हूँ, उसमें मैंने बताया नहीं। देख लो इधर कि ये आपका सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या भर दिया? गैस भर दिया। और हमें इस गैस का देखना हो कि अगर हम इसको प्रेशर को प्रेस कर रहे हैं तो इसका प्रेशर में कैसे फर्क आएगा, वॉल्यूम में कैसे आएगा, टेम्परेचर में आएगा। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, कितना प्रेशर बढ़ेगा, कितना वॉल्यूम घटेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बेसिकली क्या करें, इस गैस को हम लोग क्या करें? स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरा इसके अंदर वाला जो पार्ट है, पूरा गैस को हम लोग क्या बोलेंगे?
सिस्टम बोलेंगे। मेरा क्या हो गया, गैस सिस्टम हो गया। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली बोलेंगे, क्या पे गैस की स्टडी कर रहा है। और इस पूरे गैस को कौन और इसके बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, ये सब सारा सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन फर्क डाल रहा है, ये सिलेंडर कर रहा है फर्क, सिस्टम और पिस्टन। ये सिस्टम, ये क्या है, सिलेंडर है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, पिस्टन है। तो सिलेंडर और पिस्टन क्या है, बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा। तो सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, सबको मिला के हम लोग सबको मिला के क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों क्लोज सिस्टम में। तो ये मैंने क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये मैंने बच्चों मान लिया कोई सिस्टम है, ये क्या है, कोई सिस्टम है, मान लो गैस है, इसके अंदर कोई सिस्टम है। ठीक है। अब देखो ये सारा जो डिवाइड है, दो ही बेसिस पे डिवाइड होता है, मास ट्रांसफर और क्या, एनर्जी का ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम आपका क्लोज है, मतलब मास का ट्रांसफर आपका क्या होगा, जीरो होगा। मास का m इज नॉट इक्वल टू मास m इक्वल टू जीरो, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन आपका E का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ रही कि अगर यहाँ पे 20 जूल है आपका हीट, कैलोरी हीट है, तो ट्रांसफर यहाँ से 20 जूल से हो सकता है कि कुछ समय बाद देखो तो 20 जूल से 10 जूल हो गया। इसका मतलब 10 जूल हीट आपका हो गया, बाहर चला गया है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर जो है आपका, यहाँ पे जो है आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, क्लोज सिस्टम का मतलब आपका मास का ट्रांसफर, मतलब m क्या होगा, जीरो होगा, मतलब मास का ट्रांसफर होगा ही नहीं, पर आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे बच्चों एनर्जी जो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग आगे देखना, वो अक्सर बात होगी हीट एंड वर्क, याद रखना। ठीक है। हीट, क्यू मतलब हीट, एंड डब्ल्यू एनर्जी एंड ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एनर्जी कहने मतलब दो चीजें इसमें क्या है, इंक्लूड हो गया आपका हीट एंड वर्क, इसी को स्टडी करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन में मैंने बताया था। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप थर्मस में आप क्या करते हो, चाय या कॉफी जो भी दूध डालते हो, तो अगर मान लो आपका दूध का अमाउंट जो भी है 1 kg है या 1, ठीक है, 1 लीटर है, केजी नहीं 1 लीटर है, और आपने रख दिया उसमें, और शुरुआत में क्या है, हीट वो गर्म है, लेकिन हो सकता है कि बहुत देर बाद, एक दिन बाद देखो तो वो ठंडा हो जाएगा। मतलब हीट आपका, मतलब पहले हीट था, गर्म था, और बाद में ठंडा हो गया, तो मतलब वो हीट का ट्रांसफर हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, हीट का ट्रांसफर हो गया। हीट है कि आपकी एनर्जी है, बताया ना, क्यू यहाँ पे क्या आपकी हीट है, क्यू यहाँ पे क्या आपकी हीट है। तो आप उस थर्मस से आपने क्या देखा, उस थर्मस से आपने देखा क्या कि जो 1 लीटर है वो एक दिन बाद देखो, या एक दिन 2 दिन बाद, 1 लीटर का 1 लीटर है, मतलब मास का ट्रांसफर हुआ है नहीं, जीरो, मास तो वही है, पर वहाँ पे पहले उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब क्या होगा, जीरो, मतलब आपका हीट का ट्रांसफर हुआ है। मतलब हीट मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्लोज सिस्टम की बात हो गई। ठीक है ना। तो ये तो क्लोज सिस्टम ऐसे नॉर्मल मैंने समझा दिया, लेकिन बहुत जो ज़्यादा यूज है क्लोज सिस्टम में, वो आपका होगा सिलेंडर एंड सिलेंडर वाला जो यूज होगा। जैसे मान लो कि अभी जो बताया था, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर, और ये आपका पिस्टन है। पिस्टन से क्या होता है बच्चों, हम लोग धक्का देते हैं, ऐसे पुश करेंगे, या ये मतलब ये इधर से इधर स्लाइड कर सकता है। और इसके अंदर क्या है, गैस, इसके अंदर क्या है, गैस है। तो ये गैस तो बाहर नहीं निकल सकता, मान लो बहुत ज़्यादा गर्म है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये तो गैस तो बाहर निकल नहीं सकता, बाउंड्री चारों तरफ है, ठीक ना, क्लोज बाउंड्री है। तो यानी कि मास का ट्रांसफर तो जीरो है, पर एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है ना, पहले हीट है बाद में ठंडा हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, एनर्जी ट्रांसफर, मतलब बस ओनली हीट की बात नहीं हुई, वर्क की भी बात हो सकती है, वर्क की भी बात हो सकती है। ठीक है ना। तो वो बस अभी यहाँ पे मैं एनर्जी लेके बता रहा हूँ, तो ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो। ये होगी बात क्लोज सिस्टम की। ओपन सिस्टम की बात कर लो बच्चों। तो ओपन सिस्टम की बात देखो, यहाँ से ओपन सिस्टम की बात करें तो उल्टा क्या होगा, मतलब ओपन है तो ओपन में क्या हो सकता है, मास तो ट्रांसफर हो सकता है ना, मास तो ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे जो मास ट्रांसफर है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो, और जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो एनर्जी ट्रांसफर वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आपकी मास कांस्टेंट नहीं रहेगी, मास का ट्रांसफर होगा, मतलब जितना मास का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे कहने मतलब ये है कि अगर मैं एक चेंबर मानता हूं, उसे गैस का चेंबर मानता हूं, ये क्या है, चेंबर है, ठीक है, और यहां से 2 होल मैंने कर दिया, एक यहां से पाइप है और एक यहां से पाइप है।
और एक यहाँ से पाइप है। तो यहाँ से जो है गैस ए इंटर कर रहा है और गैस बी क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ से उसका मिक्सचर निकल रहा है गैस सी। ठीक है, तो आप क्या मास का ट्रांसफर हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है मास का ट्रांसफर। मास ट्रांसफर आपका नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ये मास इंटर कर रहा है और मास बाहर जा रहा है। तो ये क्या होगा, ओपन सिस्टम हो गया। ये ज़्यादा आपको पढ़ना है ही नहीं, जो भी पढ़ेंगे हम लोग यही पढ़ेंगे। तुम्हारे पास लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस एज ए डेफिनेशन तुम्हें चीज़ें समझनी है। तो हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो, एनर्जी ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो दोनों में है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में। जो फर्क आ रहा है वो हो रहा है मास ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। अब आ जाए बच्चों आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सबसे जो अलग हो, तो सबसे अलग कर दो इसे, मतलब इसका मास ट्रांसफर भी क्या हो आपका जीरो हो, और एनर्जी का भी ट्रांसफर क्या आपका, एनर्जी का भी ट्रांसफर क्या आपका जीरो। मतलब ये अगर मेरा सिस्टम है तो ये ना तो मास का ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर जीरो, और आपके एनर्जी भी ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बना दे रहे हैं कि अगर ये सिस्टम है तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो और एनर्जी की भी ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब मास भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्लोज है, यहाँ से देख सकते हो क्लोज है, बंद है, मास कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या है ओपन है। तो ये क्लोज सिस्टम की बात होगी, ओपन सिस्टम की बात होगी, और वो बात होगी आइसोलेटेड सिस्टम, ये बात होगी टाइप ऑफ सिस्टम की। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपने इसके पहले मैकेनिक्स से पढ़ा था, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं था बच्चों, वो बस एक पार्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए आपका तीन चीज होना चाहिए। एक होना चाहिए आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होना चाहिए आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और एक होना चाहिए आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों चीजें बच्चों एग्जिस्ट कर रही है तब हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा मेरा सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तीनों चीज होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ कैसे आती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ कैसे आती है, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि दो बॉडी, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चिपका दिया, दोनों को क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। जब जैसे दोनों को एक साथ रखोगे तो हीट का ट्रांसफर होगा Q, और वो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो बच्चों हम लोग टेम्परेचर का भी डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो यहीं पर टेम्परेचर की बात आ गई, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर द प्रॉपर्टी एक होती है जिसके डिफरेंस के वजह से हीट क्या होता है, फ्लो होता है। अगर कोई हीट का डिफरेंस न, टेम्परेचर का डिफरेंस न हो तो हीट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ से हीट कुछ लूज करेगा और ये गेन करेगा, तो इसका हीट टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा कुछ टेम्परेचर आ जाएगा, मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसका भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये दोनों क्या आ गए, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यानी कि हम बोल, अगर इसको मान लें इसका टेम्परेचर T1 है, अगर मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, T1 इक्वल्स टू T2, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए T1 इक्वल्स टू T2 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा T क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपकी कंडीशन है डेल्टा T इक्वल्स टू जीरो या लगभग जीरो होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं हो तो लगभग जीरो होना चाहिए। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी बच्चों, ये किसकी बात होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए आपका, चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। बच्चों लाइट चलेगी, थोड़ा देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हुई गई। और थर्मल इक्विलिब्रियम तो एस सिंपल है, मतलब क्या, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या इसी को मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब आपका एक्स के साथ लेंथ के साथ वेरी नहीं करना चाहिए टेम्परेचर, इसी को बोल सकते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात होगी मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बच्चों तुमने पढ़ रखा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर मान लो कि ये कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो 10 kg है तो 10 g नीचे लग रही है और वहाँ पे ऊपर नॉर्मल, तो नेट फोर्स क्या आपका 0 है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बॉडी पे 0, और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो बच्चों आपकी किसी बॉडी पे बात हो गई, लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे, किसको हम लोग ज्यादा स्टडी करेंगे, वो हम लोग करेंगे गैस की स्टडी। गैस को स्टडी करोगे तुम ना, आप किसको स्टडी करोगे, गैस को स्टडी करोगे। तो गैस की स्टडी में आप थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो प्रेस लगाते भी होगे, मैं भी लगता है ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे जब लोग डील करेंगे, मान लो नेट फोर्स आपने 0 किया, जैसे मान लो F1 इक्वल टू क्या, F2। नेट फोर्स मतलब क्या कि अगर सपोज कर लो F1 इक्वल टू F2, तो यहाँ इसके लिए मान लो प्रेशर हो गया P1 इंटू ए हो गया, और इसके लिए फर्स्ट सेम क्रॉस सेक्शन के लिए P2 इंटू ए से ए कट गया, P1 इक्वल टू क्या, P2। तो हमने क्या सीखा, P1 इक्वल टू P2 मतलब क्या, डेल्टा P क्या हो गया, 0। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है, तो डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस 0 बोल लो, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, मतलब आपका ग्रेडियंट बताया था लेंथ के साथ आपकी वेरी नहीं करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो इसमें डेल्टा T 0, टेम्परेचर ग्रेडियंट 0, इसमें डेल्टा P 0 कि पोटेंशियल आपका प्रेशर ग्रेडियंट 0। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बच्चों बात होगी उसका मतलब होता है केमिकल ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक है ना। केमिकल ग्रेडियंट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें क्या है इक्विलिब्रियम में, तब हम लोग बोलेंगे कोई सिस्टम मेरा क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इसी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर एक और हेडिंग आती है, जीरोथ लॉ ऑफ डायनामिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ डायनामिक्स। तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने एक टर्म सीखा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बच्चों तुमने देखा कि प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी, जिसके डिफरेंस की वजह से क्या होता है, तुम्हारा हीट क्या होता है, फ्लो होता है। ये टेम्परेचर की बात होगी। अब एक और टर्म इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो ये क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक बॉडी ये ए है और एक मेरी बॉडी बी है और एक मेरी बॉडी क्या है, सी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बच्चों ध्यान समझना, टी ये है, इसका टेम्परेचर आपका टी बी है, इसका टेम्परेचर क्या आपका टी सी है। बोल रहा है इसमें आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इफ टू सिस्टम या बॉडी या सिस्टम, इफ टू सिस्टम और बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडी मान लो कि जैसे मान लो ए और बी क्या आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी क्या आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर टू सिस्टम और बॉडी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये आपका दो थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ऑल ऑफ देम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ए बी से बी सी से, तो ये आपका ए सी से भी होगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं बताता हूँ, समझो इस चीज को। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की हो रही है, मैंने बोला दो को पहले करो, इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ए और बी यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, टी इक्वल टू टी बी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस 0, मतलब क्या दोनों का टेम्परेचर सेम। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम,
अगर मतलब आप क्या करो कि 2 से ज़्यादा मतलब आप बॉडी पहले कंसिडर करो, और उनमें से क्या है 2-2 के पेयर अगर मान लो आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ए और बी मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया और बी और सी मेरा क्या हो थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या है दोनों मेरा सेम हो जाए, टी बी इक्वल टू टी सी हो जाए। तो यहाँ से तुम बच्चों बताओ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, टी ए इक्वल टू टी सी बोल सकता हूँ ना, टी ए इक्वल टू टी बी है और टी बी इक्वल टू टी सी है। तो ये आपका यानी कि टी यहाँ से टी बी बराबर टी और टी सी बराबर टी बी बराबर टी सी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ टी ए इक्वल टू टी सी। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये ए और सी भी क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। या मैं इसी को पूरा ऐसे भी बोल सकता, देखो कि टी ए इक्वल टू टी बी और टी बी इक्वल टू क्या टी सी, बोलो। तो हमने क्या देखा कि इफ 2 बॉडीज आर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ऑल ऑफ देम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। मतलब 2 का अगर ये मतलब 2 बॉडी क्या आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बस ये नहीं कि ये 2 बॉडी, जैसे मान लो बी है, अगर बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में ए से भी है और बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है सी से भी है, तब ये तीनों क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। जैसे कहने मतलब ये है, फिर समझो इसको एस सिंपल है, समझो ए बी है सी है। अगर ये कोई बॉडी है, मैंने क्या किया पहले 3 बॉडी ले लिया, 3 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये बी जो है ए से इन थर्मल इक्विलिब्रियम में, जरा सोचना बी जो है टी बी इक्वल टू ए टी है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ ना टी बी इक्वल टू टी है। बी जो है ए से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है सी से भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब इफ 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी भी क्या है आपका सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या टेम्परेचर सेम होगा दोनों का। तो ये लोग बोलता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो देन ऑल ऑफ देम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सब क्या होंगे आपका, यानी कि टी ए बराबर भी क्या होगा टी सी होगा। और यहाँ से तुम लोग देख लो, तो अगर यहाँ से तुम लोग देखोगे तो देखो तुम टी बी बराबर क्या है टी ए है और टी बी बराबर टी ए, ये टी बी है, तो यहाँ से टी सी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सब टेम्परेचर सबका क्या हो गया सेम हो गया, सबका टेम्परेचर सेम, मतलब क्या ये सब क्या हो गए, सब आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हो गए, सब जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, ठीक है ना। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इफ 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर आप 2 से ज़्यादा बॉडी ले रहे हो, इफ 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ऑल ऑफ देम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो गई। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है, हम लोग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसेस को अगर तुम लोग समझना चाहो तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ये आते नहीं, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। प्रोसेस का मतलब हो गया चेंज इन स्टेज ऑफ सिस्टम। स्टेट में आपके क्या होता है, चेंज इन स्टेज ऑफ सिस्टम। आपके स्टेज में, सिस्टम की स्टेज में चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे मैं ये बोलूँ, अब ये प्रोसेस जो आपका दो पार्ट में होता है आपका मेनली, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है बच्चों आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो होता ही नहीं, मतलब आइडियल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो आपका रियल में जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी वो इरिवर्सिबल होती है बच्चों, ठीक है ना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो नहीं होता है जो फालतू वाले रट रखे होते हैं। रिवर्सिबल जो मतलब ऐसे जाए और फिर ऐसे चले आए, मतलब ऐसे गया और फिर वापस आ गया, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। स्टैंडर्ड देखेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। चेंज इन स्टेज ऑफ सिस्टम का मतलब समझो, प्रोसेस का बता रहा था। जैसे मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम के क्या करो आप लोग कर्व लो, तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिया तो ये आपका जो आपका P1 प्रेशर है, यहाँ पे क्या है V1 है, तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे क्या P1 है और V1 है, तो ये इसका एक स्टेट हो गया। तो अगर वो वहीं पे बना हुआ तो हम लोग प्रोसेस में नहीं बोलेंगे। हम अगर ये कहीं से भी मान लो कि ये यहाँ पे आ गया, P1 से
यहाँ पहले था और फिर आपका यहाँ पे आ गया, ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे अब आपका प्रेशर क्या हो गया, घट गया ना, P2 हो गया, और ये यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये मेरा क्या है, सिलेंडर है, और ये मेरा क्या है, पिस्टन है, तो ये मेरा पिस्टन क्या फ्रिक्शन लेस है, ये मतलब फ्री है, ऊपर नीचे मैं दबा भी सकता हूँ ऊपर से, और गैस इसको दबा के ऊपर भी लेके जा सकती है, और इसके अंदर क्या है, गैस है, इसके अंदर क्या है, गैस है। शुरुआत की कंडीशन जो है, प्रेशर क्या है यहाँ पे P1 है, वॉल्यूम क्या V1 है। अब बताओ जब यहाँ से यहाँ आया है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, घटा है, वॉल्यूम क्या हुआ है, देखो प्रेशर यहाँ से क्या हो गया, घट गया, और वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया, बढ़ गया, तो ये वॉल्यूम V1 है, V2 कब होगा, यानी कि बाद में कुछ ऐसे हो जाए, मतलब गैस ने क्या किया, धक्का दे दिया, तो पिस्टन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये चीज मेरा प्रोसेस में आया है। अगर बस ये ऐसे बना रहता ना P1 V1, मतलब ये सब आता ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे प्रोसेस में नहीं है। तो समझ में आया, चेंज इन स्टेज, ये पहले स्टेज यहाँ पे था और बाद में आपका इस स्टेज पे आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, P2 V2 स्टेज पे आ गया, तो इसमें स्टेट में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो चेंज इन स्टेज ऑफ सिस्टम क्या हो गया मेरा, वो मेरा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, बताओ कि नहीं, यही सोच रहा हूं, देख लो वैसे ही थोड़ा सा, हालांकि नीड नहीं है मेरे को लगता है तुम्हारे सिलेबस के लिए। देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस यही से समझो, ये आपका सिलेंडर है और ये आपका क्या है, पिस्टन है। ये जो बच्चों पिस्टन है आपका फ्रिक्शन लेस है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी करोगे तो ये मूव कर जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, गैस भर दिया, और इसके ऊपर मैंने कई सारे वेट रख दिए, ये सब वेट है, और ये मेरा स्टॉपर है लास्ट में। जैसे मान लो आप वेट हटाओगे, तो वेट जैसे हटाओगे तो क्या होगा, मान लो ये सारे एक वेट हटा दिया आपने, पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, चौथा है, पहले को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो ये जो यहाँ प्रेशर लगा रहा है ना गैस, ये गैस क्या लगाएगा, इस पिस्टन पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो आप ये तो शुरुआत में प्रेशर क्या है, बैलेंस है, जैसे हटाओगे तो ये मूव करेगा, दूसरा हटाओगे मूव करेगा, तीसरा हटाओगे मूव करेगा, और ये स्टॉपर है, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, खुद स्टॉपर रोक देगा इसे। बात समझ में आई? ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर मैंने वेट रख दिया 1 2 3 4, चौथा बहुत भारी है, तीसरा उससे हल्का है, दूसरा उससे हल्का है, पहला उससे भी हल्का है, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, पिस्टन मेरा फ्रिक्शन लेस है, ये मेरा पूरा सिलेंडर, इसके अंदर गैस है, गैस मेरा प्रेशर P लगा रहा है। मेरे पास दो तरीके हैं बच्चों इसको, एक ये तरीका है कि मैं सडनली, अब मान लो कि इस केस में यहाँ पे प्रेशर अभी P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। अब देखो समझना तुम, प्रेशर वॉल्यूम मैंने कर लिया, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है, P1 प्रेशर है, और बाद में क्या आपका V1 है, ठीक है, P1 है और क्या आपका बाद में V1 है। अब मैंने क्या किया, सडनली इसको हटा के पूरे चारों वेट को हटा दिया, तो तुरंत एकदम सडनली कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। ये ये यहाँ पे इसका प्रेशर हो जाएगा P2 और क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बात समझे, पहले यहाँ पे है और बाद में दूसरे वहां पे, तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। मतलब आप इंटरमीडिएट स्टेज, बीच वाले स्टेट में बहुत ज्यादा फर्क है, सडनली जंप हो रहा है, देख रहे बहुत P1 से P2 आ गया सडनली। तो पहले सिंपल सी बात है, आपके ये पहले वॉल्यूम यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा, पहले आपका यहाँ पे पिस्टन है, और जैसे आप हटाओगे, जैसे आप मान लो हटाओगे, जैसे आप ये शुरुआत में पिस्टन आपका यहाँ पे है, जैसे आप पूरा वेट हटाओगे तो आपका पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो प्रेशर घट जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे आपका क्या है, वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पे आपका क्या है, वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो गया, यहाँ P1 है और वहाँ पे क्या P2 है, तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। बिल्कुल सही है। तो ये बात होगी बच्चों किसकी, ये बात होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब आप इंटरमीडिएट स्टेट जो है आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब आप जो है वो मतलब सडनली बिल्कुल चेंज हो रहा है। और दूसरा मेरे पास तरीका ये है
मेरे पास दूसरा तरीका ये है समझना कि अभी यहाँ प्रेशर क्या है P1 है और वॉल्यूम क्या है V1 है, ठीक है। मैं थोड़ा पहले इसको हटा दिया, बहुत कम वेट है, बहुत कम, तो ये थोड़ा सा मूव कर गया। थोड़ा सा मूव करने मतलब क्या हो गया, अगर ये यहाँ से बच्चों थोड़ा सा मूव कर गया तो मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ गया, तो मैंने मान लिया V1 प्लस डेल्टा V, ठीक है, थोड़ा सा। और प्रेशर क्या हो गया आपका, घट गया, तो P1 माइनस डेल्टा P, बात समझ में आई। और अब P1 माइनस डेल्टा P को मैंने मान लिया P1 डैश और V1 प्लस डेल्टा V को मैंने मान लिया V1 डैश। तो कहने मतलब ये कि पहले P1 है, बाद में V1, फिर P1 डैश हो जाएगा, फिर आपका V1 डैश, फिर इसमें से फिर थोड़ा सा हटाओगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा P2 डैश और फिर क्या होगा V2 डैश। बात समझ में आ रही है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो ये आपका प्रेशर बनेगा और ये आपका वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों, यहाँ पे शुरुआत में प्रेशर क्या है P1 है, वॉल्यूम क्या है V1, ये आपका प्रेशर P1 है और यहाँ पे अगर आप डालोगे तो आपका V1 बनेगा। दूसरे केस में जो आपका P1 है और वो V1 है, तो P1 क्या है, थोड़ा सा कम हुआ है प्रेशर, मतलब आपका अगर देखो ये आपका V1 है और ये आपका P1 है, तो जो आपका V1 डैश है, V1 डैश को देखो तो क्या है V1 प्लस डेल्टा V, बहुत ही कम क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, बहुत ही वॉल्यूम कम क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। और प्रेशर क्या है, थोड़ा सा घटा है। तो देखो प्रेशर का थोड़ा सा घटाओगे तो यहाँ, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो यहाँ, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया। फिर ऐसे ही आपको यहाँ मिलेगा, फिर आपको ऐसे ही मिलेगा, फिर यहाँ आपको यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ पे। तो अगर ये तो फाइनली मतलब आपका यहाँ से मान लो कि P2 और V2 हो गया, समझ आ रही बात। फिर ऐसे P2 V2 डैश होती है, मेरा फाइनली क्या होगा, P2 V2 हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर आप लाइन मिला दें तो ये आपका क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस बोले हम लोग बच्चों। फर्क आप क्या समझ रहे हो, दोनों देखो, दोनों फर्क आपको समझना है। फर्क ये है कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है आपको एक कर्व की तरह। ये कर्व इसलिए मिल रहा है कि मैं पूरे वेट को सडनली हटा दिया है और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे हटाया। तो लगभग ये सारे पॉइंट क्या है आपका, मतलब आप बोल सकते हो भाई, लगभग आप बोल सकते हो कि ये जो P1 डैश है मेरा किसके बराबर है, P1 के, और V1 डैश बराबर लगभग किसके, V1 के। मतलब हर एक पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग इसी को बोलते कभी कभी क्वासी स्टेट इक्विलिब्रियम या क्वासी स्टेट प्रोसेस, देख लेना जो भी हो। तो फर्क है रिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क ये है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी टाइम पे देख रहे हो इंटरमीडिएट स्टेट पे आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम में है, समझा। इतना स्लो, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, और धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा है, और पता चला कि वो शिफ्ट होकर चला गया, बहुत थोड़ा टाइम लेगा, काफ़ी टाइम लेगा। तो अब लेकिन इरिवर्सिबल में क्या, सडनली चेंज हो रहा है। ये कर्व मिला आपको और ये क्या मिला आपको, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो ये बात हो गई बच्चों, प्रोसेस की बात हो गई। तो ये कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस हो गए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोसेस होता है ना आपका प्रोसेस, एक मिनट, हाँ बच्चों, अब इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यही सब तुम्हारी कहानी चालू हो रही है, बेस हालांकि बनना चालू हो गया था तुम्हारा, ये चलो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कम ध्यान में पड़ेगा तो काम हो जाएगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है। लेकिन अब जो तुम्हारा स्टार्ट होना है बच्चों,